हेलो स्टूडेंट्स, साइंस पार्ट फर्स्ट में पहला चैप्टर है ग्रेविटेशन, जो कि आज हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। देखो बच्चे, यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, तो ये पॉइंट्स हमें चैप्टर में पढ़ना है। सबसे पहला ग्रेविटेशन है, तो ग्रेविटेशन किस तरह से वर्क करता है ये हम जानेंगे। देन सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। सर्कुलर मोशन हमने लास्ट ईयर में पढ़ा है, और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स रहता है जो कि सेंटर सीकिंग रहता है, ये दोनों के बारे में देखेंगे। देन केप्लर्स लॉ, प्लैनेट जो ऑर्बिट में मूव करते हैं, जो प्लैनेटरी मोशन रहता है बच्चों, वो एक वहाँ एक लॉ होता है, वो लॉ के अंडर वो रिवॉल्व होते हैं, ठीक है। तो वो केप्लर्स ने स्टेट किया है, तो उसके बारे में जानेंगे। तो लॉज कौन कौन से, न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी देख लेंगे बच्चों। देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन तो हमने लास्ट ईयर पढ़ा है, बराबर है। इट इज डिनोटेड बाय ए and change in velocity per unit time is called as acceleration, but this acceleration is gravitational acceleration. Okay, it is denoted by d, sorry, it is denoted by g. Okay, तो ये जो ग्रेविटी के अंदर जो एक्सेलरेशन होता है वो हम जानेंगे। देन फ्री फॉल, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में जो चीज अर्थ पे गिरती है, ओके, तो उस वो चीज जो गिरती है सिर्फ अर्थ के इन्फ्लुएंस पे, बाकी कोई वहां पे फोर्स नहीं होना चाहिए, तो उसको फ्री फॉल कहा जाता है। देन लास्ट बात करेंगे हम एस्केप वेलोसिटी की। देखो बच्चों, कोई भी चीज अगर हम ऊपर फेंकते हैं तो कुछ देर बाद वो नीचे गिरती है, ठीक है। अगर सोचो हमने इतना ज्यादा फोर्स लगाया कि वो ये जो अर्थ का अट्रैक्शन है, ये ग्रेविटी उसके बाहर अगर वो चली जाए, ठीक है, ये अर्थ ग्रेविटेशन को एस्केप कर जाए, तो वो जो वेलोसिटी होगी, वो जो फोर्स होगा, या फिर जो वेलोसिटी, हमें कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी जो कि वो अर्थ की ग्रेविटेशन को एस्केप कर जाए, तो इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम उसका देखेंगे, न्यूटन्स लॉ का भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम वहां पे देखने वाले, ठीक है। ये सब बातें हम ये चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। अभी स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर। तो आपके चैप्टर में शुरुआत में ही कुछ क्वेश्चंस है। तो पहला क्वेश्चन देखो बच्चों, आपने पढ़ा होगा, वो है इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स के इफेक्ट क्या क्या होते हैं, ऐसा पूछा गया है। फोर्स के इफेक्ट्स क्या क्या है। तो बच्चों, कोई भी चीज पर अगर हम फोर्स लगाएंगे तो पहला इफेक्ट देखो, चेंज इन मोशन, चेंज इन मोशन, ठीक है। फोर्स लगाएंगे कोई चीज पे तो वो मोशन हो जाएगी, मतलब उसको मूवमेंट हो जाएगी उसकी, या फिर मूवमेंट में तो स्टॉप हो जाएगी, जिसको रिटार्डेशन कहा जाता है, बराबर। एक तो एक्सेलरेट होगी या फिर रिटार्डेशन होगा, ठीक है। ये दोनों बातें, मतलब चेंज इन मोशन होगा। देन सेकंड थिंग अगर बात करते हैं तो चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन। अगर देखो बच्चों, आप साइकिल चला रहे हो, बराबर, आपको टर्न करना है तो आप हैंडल पे फोर्स लगाते हो तो डायरेक्शन चेंज होता है। तो यही बात है, मैं समझाना चाह रहा हूं कि चेंज इन डायरेक्शन, अगर फोर्स से क्या होगा, फोर्स का इफेक्ट क्या होगा, चेंज इन डायरेक्शन। एंड थर्ड थिंग अगर बात करेंगे, ये है चेंज इन शेप, ठीक है। हम शेप भी चेंज कर सकते हैं किसी चीज का फोर्स लगाएंगे, ठीक है। तो ये तीनों चेंज होते हैं फोर्स की वजह से, ठीक है। देन सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों, देखो कि टाइप्स ऑफ फोर्स या फिर फोर्सेस, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। तो फोर्सेस के टाइप्स भी हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। जैसे कि सबसे अच्छा आपको मतलब जिससे परिचित है, ऐसा मैग्नेटिक फोर्स, देन इलेक्ट्रिक फोर्स जो कि मसल से लगाते हैं, मस्कुलर फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। ऐसे बहुत सारे फोर्सेस हैं जो कि फोर्सेस के टाइप, ठीक है बच्चों। और एक ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि हमें यहाँ पे पढ़ना है। अब थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, बराबर। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या रहता है, तो बच्चों अगर शॉर्ट में इसको बताएंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशन फोर्स, ओके। फोर्स मतलब अट्रैक्ट, अर्थ सभी चीज को जो अट्रैक्ट करती है, सभी ऑब्जेक्ट को जो अट्रैक्ट करती है, जो अट्रैक्शन फोर्स है, उसको ही ग्रेविटेशन फोर्स कहा जाता है, ठीक है बच्चों। चलो, तो सबसे पहला पॉइंट देखेंगे यहाँ पे ग्रेविटेशन, ठीक है। तो बच्चों, ग्रेविटेशन की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम हमें याद आता है, सर आइजैक न्यूटन।
तो बच्चों ग्रेविटेशन के बारे में उनकी एक स्टोरी भी है, वो स्टोरी भी सभी लोगों को पता है, ठीक है, आपने भी जानी होगी, अगर नहीं जानी है तो सुन लो। एक बार एक दिन क्या हुआ कि सर आइजैक न्यूटन एक एप्पल के ट्रे के नीचे बैठे थे और ऊपर से एक एप्पल गिरा, वो गिरा तो नीचे अर्थ पे, बराबर। फिर वो सोचने लगे, अरे भाई ये जो एप्पल गिरा है ये नीचे क्यों गिरा, बाकी अदर डायरेक्शन में क्यों नहीं गया। ये सोचते सोचते उन्होंने ये बात जान ली कि अर्थ ने ही ये एप्पल को क्या किया होगा, अट्रैक्ट किया होगा, ठीक है। देयर मस्ट बी अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बराबर। वहां पे अर्थ में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसके कारण ये जो एप्पल है वो नीचे गिरा। लेकिन ये फोर्स किस तरह का है, ठीक है। तो पहली बात अगर करते हैं तो वो है फॉर अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स, बराबर, जो कि अर्थ में होगा जिसकी वजह से वो एप्पल गिरा। एंड वो नीचे ही गिरा, वर्टिकल गिरा, बराबर है, नीचे ही गिरा, मतलब अर्थ के सरफेस में वर्टिकल गिरा। तो वर्टिकल गिरा मतलब जो फोर्स की डायरेक्शन है, सेकंड थिंग, डायरेक्शन ऑफ फोर्स must be directed towards the center of earth, अर्थ का जो सेंटर होगा उस सेंटर की तरफ ही उसकी डायरेक्शन होनी चाहिए, इसीलिए वो वर्टिकली गिरा। जो कि हम बात कर रहे थे बच्चों, ये है अर्थ, बराबर, और यहाँ पे एप्पल का ट्री जो कि आपके बुक में दिखाया है, और इस पे ऊपर जो एप्पल्स दिखाए अलग अलग पोजीशन पे, और एक एप्पल नीचे गिरा, बराबर, अर्थ पे। तो देखो बच्चों, अगर ये अर्थ को अगर हम बड़ी करेंगे तो अर्थ का सरफेस देखो इस तरह हॉरिजॉन्टल आ जाएगा, और इस पे हम बात कर रहे थे एप्पल ट्री की, बराबर, ये एप्पल ट्री है और यहाँ पे एप्पल है, और ये एप्पल और ये यहाँ पे समझो अर्थ का सेंटर, जो कि मैं बात किया कि अर्थ में एक अट्रैक्टिव फोर्स है और उसकी डायरेक्शन कहाँ पे है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, इसकी डायरेक्शन, बराबर। तो ये जो एप्पल है, एप्पल एंड ए सेंटर ऑफ द अर्थ, इसकी जो डायरेक्शन है बच्चों, ये जो डायरेक्शन है वर्टिकल होगी, डायरेक्शन इज वर्टिकल, ठीक है। ये डायरेक्शन वर्टिकल है, इसीलिए ये एप्पल नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड अर्थ पे गिरा। ये रीजन है वर्टिकली क्यों गिरा, क्योंकि एप्पल और जो सेंटर, मतलब ये तो पहले हमने जाना है कि ये अट्रैक्टिव फोर्स है, फोर्स की डायरेक्शन कहां पे, सेंटर की तरफ है। लेकिन ये जो एप्पल और जो सेंटर है, बराबर है, इसकी जो डायरेक्शन है, एप्पल एंड सेंटर की डायरेक्शन किस तरह से है, वो वर्टिकल है, इसलिए वो एप्पल जो वर्टिकली डाउनवर्ड अर्थ पे गिरा। तो ये है इसका रीजन, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं अट्रैक्टिव फोर्स की, ये तो हो गया, लेकिन और एक बात समझेंगे बच्चों यहां पर देखो कि ये जो अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो सेंटर की तरफ डायरेक्टेड रहता है, समझो अर्थ है बच्चों। आप सोचते होंगे ये इसका सेंटर है, ठीक है, आप सोचते होंगे अगर यहाँ पे समझो एक आदमी यहाँ पे खड़ा है, बराबर, या फिर अर्थ के ऊपर एक आदमी यहाँ पे खड़ा है, या फिर एक यहाँ पे खड़ा है, तो ये लोग जो है ये वाला नीचे क्यों नहीं गिर जाता, ये जो हॉरिजॉन्टल दिख रहा है ये ऐसा क्यों नहीं होता है। तो बच्चों इसका भी रीजन यही है कि इसका जो अट्रैक्टिव फोर्स है और वो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। देखो अब ये पर्सन है, ये पर्सन अर्थ ने इसको अट्रैक्ट किया है, और कहाँ पे, उसका डायरेक्शन कहाँ पे, टुवर्ड्स द सेंटर। इसलिए यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स होंगे बच्चों, ये सभी पॉइंट्स, मतलब उसके बॉडी में हम पॉइंट्स बढ़ाएंगे तो ये सभी पॉइंट्स की डायरेक्शन किस तरफ है, डाउनवर्ड है। तो सभी चीजों, ये सभी मतलब पूरे बॉडी को कहाँ पे, सेंटर की तरफ उसने अट्रैक्ट किया है। यहाँ भी जो पर्सन होगा उसको भी इस तरह से सेंटर की तरफ अट्रैक्ट किया होगा, और ये भी, ठीक है, और ये भी, ओके। और बात करेंगे कि ये हमें समझ में क्यों नहीं आता कि हम इस तरह से खड़े हैं, जो कि यहाँ पे मैंने दिखा है। देखो बच्चे, ये आदमी अगर ऊपर देखेगा तो इसको क्या दिखेगा, स्काई,
इसको भी क्या दिखेगा, स्काई, इसको भी क्या स्काई, इसको भी क्या दिखेगा, स्काई, सभी लोगों को स्काई दिखेगा ऊपर देखने के बाद। इसलिए ये हमें महसूस नहीं होता है कि हम इस तरह से खड़े हैं। और दूसरी बात कि अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ इतना जोर से रहता है कि वो हमें कुछ भी चीज अगर हम ऊपर भी फेंकेंगे वो नीचे ही आ जाएगी। ठीक है, अगर समझो यहां पर हमने एक बिल्डिंग खड़ी कर दी, बराबर, देखो बच्चों किस तरह से दिख रही है, बराबर, ऐसा लगता है कि वो इधर गिर जाएगी, नहीं ऐसा होता नहीं, क्योंकि हर पॉइंट पे चाहे वो अर्थ की सरफेस से यहां रहने दो, इसकी हाइट कौन सी भी रहने दो, बराबर, हर पॉइंट पे अर्थ ने एक फोर्स लगाया है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड दैट इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशन। इसलिए हर चीज को उसने हर सेंटर की तरफ खींचा है, बराबर है, इसलिए वो चीज गिरती नहीं है, ये बात समझ लेना। ठीक है, तो ये हो गया ग्रेविटेशन के बारे में। और बच्चों आगे एक बात बताई है, मतलब पूछी गई है कि सर आइजैक न्यूटन ने ये बात कही है कि देखो भाई अर्थ के सरफेस के ऊपर कहीं पे भी कौन से भी हाइट पे अगर कोई चीज, अगर कोई ऑब्जेक्ट रहता है, बराबर, तो उसी पे अर्थ सेम फोर्स लगाएगी, मतलब फोर्स सेम नहीं बोलता मैं, एक फोर्स लगाएगी, अट्रैक्टिव फोर्स। तो बात करते हैं कि उसने पूछा है दिस फोर्स इज एक्ट, कैन दिस फोर्स इज एक्ट ऑन एवर द फर्देस्ट ऑब्जेक्ट लाइक मून। मून, अगर मून है तो मून पे भी अर्थ का फोर्स अट्रैक्ट होता है क्या? यस बच्चों, ये अगर मून है तो मून पे भी ये फोर्स मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट है, और उसी के कारण ये जो मून है ये अर्थ के बाजू में घूमता है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन पूछा है बच्चों, क्या जो मून से फर्देस्ट जो प्लैनेट है या फिर जो सन है, जो कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, ठीक है, क्या अर्थ उन पे भी बहुत दूर के ऑब्जेक्ट है, उनके ऊपर भी क्या अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है क्या? तो बच्चों जैसे जैसे मतलब ये हम आगे और डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन एक बात बताता हूँ, जिस तरह से अर्थ के सरफेस से हम दूर 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 चले जाएंगे उस तरह से वो फोर्स जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होते जाएगा, लेकिन वो खत्म नहीं होगा। ठीक है, बहुत कम हो जाएगा, एकदम इनफाइनाइटली कम हो जाएगा। समझो ये मार्स है, तो आप सोचेंगे कि अर्थ का फोर्स मार्स पे लग रहा है क्या? यस लग रहा है, लेकिन बहुत कम, वो निग्लिजिबल है। क्या है वो? एकदम निग्लिजिबल। ठीक है, तो इस तरह से, ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ है जो कि डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, तो अगर डिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाता है। ठीक है, तो चलो बात हो गई है। तो सन के आजू बाजू में जो प्लैनेट रिवॉल्व हो रहे हैं ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से, क्योंकि सन का जो मास है वो बहुत ज्यादा है, उसका ग्रेविटी बहुत ज्यादा है, मास ज्यादा होने के कारण ग्रेविटी ज्यादा है, और ग्रेविटेशन ज्यादा होने के कारण ये सभी जो प्लैनेट्स है वो उसके बाजू में रिवॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बात जानेंगे तो समझो, मुझे लगता है ये सभी बातें आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, चलो इसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों आपको कि न्यूटन्स के लॉ के बारे में। ठीक है, तो चलो उसके बारे में देखते हैं। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के जानने के पहले बात करेंगे हम सर आइजैक न्यूटन के बारे में। देखो बच्चों, उनका जन्म हुआ था 1642 में और डेथ हुई थी 1727। बहुत ग्रेट साइंटिस्ट हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, आप सभी को पता है। बॉर्न इन इंग्लैंड, ही गिव्स, क्या क्या दिया उन्होंने हमें? लॉज ऑफ मोशन, जो कि हम अब पढ़ने वाले हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन लास्ट ईयर में हमने पढ़ा था, थ्योरी ऑफ ग्रेविटी इन हिज बुक प्रिंसिपिया नाम का बुक उन्होंने लिखा और उन्होंने सब बात उसमें मेंशन की। सिर्फ यही बातें नहीं बच्चों, ग्रेविटी के बारे में नहीं, तो उन्होंने बाकी एरिया जो समझो जैसे लाइट है, हीट है, साउंड है और मैथमेटिक्स है, ये जो एरियाज है इनमें भी बहुत वर्क उन्होंने किया है, बहुत डिस्कवरी इसमें की है। देन ये जो मैथमेटिक्स के बच्चों, उन्होंने एक ब्रांच उसकी वो स्टार्ट की थी जिसका नाम था कैलकुलस। ओके, ये बात याद रखेंगे। देन ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु कंस्ट्रक्ट द रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, पहला साइंटिस्ट था जिसने ये रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप कंस्ट्रक्ट किया था। देन मैथमेटिकली डिराइव्ड केप्लर्स लॉ बच्चों, जो कि हम हमारे अभी एक चैप्टर ग्रेविटेशन में पढ़ने वाले हैं, तो जो केप्लर्स ने जो लॉ बताए थे बच्चों, वो जो लॉ बताया उसमें जो प्लैनेटरी मोशन थी
उसका रीजन उन्होंने बताया नहीं था। तो ये बात जो है वो मैथमेटिकली डिराइव करके दिखाया ये सर आइजैक न्यूटन ने। बहुत ग्रेट साइंटिस्ट थे बच्चों, इनके बारे में अगर कोई अधिक जानकारी आपको मिले तो अच्छा पढ़ लेना। ओके, ग्रेविटेशन में बच्चों हमने देखा कि क्या है कि फोर्स जो है बच्चों, फोर्स रिस्पॉन्सिबल रहता है चेंजिंग मोशन या फिर चेंजिंग स्पीड और चेंजिंग डायरेक्शन, बराबर। ये दोनों बातें हमने देखी। फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल रहता है दोनों बातों की, चेंजिंग मोशन या चेंजिंग स्पीड एंड चेंजिंग डायरेक्शन। ओके, फिर उसके बाद आपके बुक में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कौन कौन से हैं, व्हाट आर द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो बच्चों देखो, ये हम तो पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन ये इतने इंपॉर्टेंट है कि इसको आपको कभी जिंदगी भर कभी भूलना नहीं चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, पहला जो लॉ है बच्चों, ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू रिमेन्स एट रेस्ट। मैं जानबूझ के यहाँ पे आधा लिखा है कि ऑब्जेक्ट जो है अगर कंटिन्यूअस रहेंगे इनकी रेस्ट पोजीशन में, या फिर इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, एक तो रेस्ट रहेंगे या फिर मोशन में रहेंगे, अलोंग स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। ये तीन बातें याद रखने, जब तक उस पर अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक। अगर कोई चीज मैंने यहाँ पे रखी है तो वो जब तक अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं करूंगा तब तक वो रेस्ट में रहेंगी। लॉ ऑफ इनर्शिया भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो मतलब जब तक कोई चीज पे अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाया जाएगा तब तक वो चीज वहां से हिलेगी नहीं। या फिर वो चीज अगर स्ट्रेट लाइन में मूव हो रही है, जब तक उस पर अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाया जाएगा तब तक वो अपनी डायरेक्शन भी चेंज नहीं करेगी, वो स्ट्रेट लाइन में ही जाती रहेगी। वो सिंपल बात है। देखो, मैंने कोई चीज अगर फेंकी है तो नीचे गिर जाती है, बराबर है। क्यों गिरती है? क्योंकि उस पर अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है और दूसरे भी बहुत कई सारे फोर्स उस पर एक्ट होते हैं, तब जाके वो नीचे गिरती है। अगर समझे फोर्स कोई वहां पे एक्ट नहीं हो रहा है तो क्या होगा? अगर फोर्स अगर कोई एक्ट नहीं हो रहा तो वो चीज अगर मैंने फेंकी तो स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगी जब तक उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं होगा। ये सिंपल सा लॉ है, मतलब सिंपल मतलब हमारे लिए अब वो सिंपल हुआ है क्योंकि न्यूटन्स ने उसको हमें सिंपल बना के दिया है, ठीक है। चलो, ये बात बहुत आसान है याद रखने में। कोई भी चीज को अगर जिस कंडीशन में अगर रखा है वो वही कंडीशन में रहेगी, या फिर यही बात अगर वो रेस्ट में तो रेस्ट में रहेंगी, या फिर मोशन में तो मोशन में रहेंगी, जब तक उस पर अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक। तो ये होता है पहला लॉ। देन दूसरा, rate of change of momentum is directly proportional to the applied force। बात हो रही है rate of change of momentum की, which is directly proportional to the applied force। Change of momentum, rate of change of momentum is directly proportional to applied force and change of momentum occurs in the direction of force। मोमेंटम जो होगा वो जो डायरेक्शन में फोर्स होगा वही वो अकर होगी। तो बच्चों, अप्लाई फोर्स बात करते हैं मोमेंटम की, तो मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, जो कि बात हो रही रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब शॉर्ट में लिखता हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम अपॉन टाइम, बराबर। ये हम यहाँ पे कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा u अपॉन टी u माइनस v माइनस u अपॉन टी। ये तो एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन फोर्स उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड एक्सेलरेशन, दैट इज चेंज इनटू मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दैट इज तो सो f इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इस तरह से फार्मूला यहाँ पे फॉर्म हुआ है, ठीक है बच्चों। ये होगा सेकंड लॉ। अब थर्ड लॉ की बात करते हैं। एवरी एक्शन फोर्स, बात किसकी हो रही है? एक्शन फोर्स की। हैज इक्वल एंड अपोजिट, क्या है? इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स। तो जो जितना भी फोर्स हम लगाएंगे उतना ही फोर्स वो चीज हम पे लगाएंगे। जैसे कि मैं बात कर रहा हूं, अगर किसी समझो ये दीवार है, दीवार ये बोर्ड है, मैं बोर्ड पे फोर्स लगा रहा हूं तो वो दीवार भी ये जो मैंने पेन रखा है पेन के ऊपर फोर्स लगा दी, तो इसी को इक्वल एंड अपोजिट फोर्स कहा जाता है, ठीक है बच्चों। जब तक ये अनबैलेंस नहीं होता तब तक कोई मोशन नहीं होगी, जब तक बैलेंस है
ठीक है। तो ये एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इस शॉर्ट में हम इसको कह सकते हैं। तो इस तरह से ये जो न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन है जो कि 3 है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको अच्छे से याद रखना, ठीक है। इसके बाद देखेंगे बच्चों सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स।